क्विक रिवीजन 100 में आज का टॉपिक है पंचायत। तो पंचायत 243 से 243 ओ तक दिया गया आर्टिकल में। तो संविधान में भाग 9 है और 9 में आर्टिकल 243 से 243 ओ तक पंचायत के बारे में लिखा गया, यानी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। तो ये आर्टिकल सबको याद नहीं होता, तो आज हम लोग ट्रिक की मदद से याद भी करेंगे और जो भी पंचायत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को देखेंगे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले बात आती है कि पंचायती राज है क्या। पंचायती राज है क्या? तो आप थोड़ा सा समझिए। एक होता है स्थानीय स्वशासन। क्या होता है स्थानीय स्वशासन? जैसे देश लेवल पे कोई ना कोई शासन कर रहा है, राज्य लेवल पे कोई ना कोई शासन कर रहा है। अब क्या आपके गांव में कोई शासन कर रहा है? कर रहा है। कौन कर रहा है? प्रधान। तो पहले ये नहीं होता था। ब्लॉक में कोई ना कोई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। जिला परिषद में कोई ना कोई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये पहले नहीं होता था। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, यानी स्थान का स्वशासन है, यानी एकदम लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है। ये क्यों बनाया गया अब समझिए। मान लीजिए आपके गांव में कोई चीज खराब हो गया, रोड खराब हो गया, स्कूल की मरम्मत करवानी है या हॉस्पिटल सही करवाना है गांव का। तो ये क्या डायरेक्ट आप पीएम को लेटर लिखेंगे कि सीएम को? तो ये तो आपके पास ऑप्शन है नहीं, न वहां पर कुछ सुधार ही होगा। तो इसलिए संविधान में ये व्यवस्था लाया गया कि सरकार आपके द्वारा इस तरीके का स्टेटमेंट लाया गया कि ऐसा व्यवस्था किया जाए कि आप अपनी समस्या अपने आसपास कोई व्यक्ति हो उसी से बताएं और वो समस्या का समाधान करे। इसलिए गांव में कोई समस्या है तो आप गांव प्रधान से बोलेंगे, वो ब्लॉक में पहुंचाएगा, ब्लॉक से जिला परिषद में पहुंचेगा, वो बात फिर कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट के पास जाएगी। गवर्नमेंट फिर फंड देगी जिला परिषद में, वो पूरा फिर विकास होगा। तो समझ रहे हैं ये स्थानीय स्वशासन कितनी बड़ी कड़ी है। अगर ये ना हो तो कितनी बड़ी समस्या होगी। तो स्थानीय स्वशासन दो प्रकार, इसमें दो भाग हैं। एक तो है गांव लेवल पर, एक है नगर लेवल पर। तो गांव की अगर बात करें उसी को हम क्या कहते हैं? पंचायती राज कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था ये केवल गांवों के लिए काम करता है। अच्छा, कभी क्या ये संविधान में था? बिल्कुल नहीं था। 73वां अमेंडमेंट में जुड़ा। कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है। अच्छा, इसमें कौन कौन है? तो 3 लेयर है इसमें। सबसे लो पे कौन होगा? ग्राम पंचायत होगा। उसके ऊपर क्या होगा? पंचायत समिति होगी ब्लॉक स्तर पर। और उसके ऊपर क्या होगा? जिला परिषद होगा। यहां पर अगर हम बात करें नगर पालिका या नगर शहरी निकाय की बात करें, शहर में कौन शासन करेगा? अब क्या मान लीजिए आप शहर में हैं, अब आपकी नाला वहां पर जो बह रहा है वो जाम हो गया या कोई भी समस्या शहर में आ रही है, तो क्या वो आप सरकार को डायरेक्ट लेटर लिखेंगे? वहां पर कोई होना तो चाहिए ना। तो इसमें भी 74वां अमेंडमेंट करके ये नगर निकाय यानी नगर शहरी चीजों को ठीक करने के लिए एक स्थानीय स्वशासन वहां पर भी लाया गया है। तो इसके लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और यहाँ पर भी 3 है। कौन कौन है? नगर पंचायत है, और कौन है? नगर परिषद है। और सबसे बड़ा जो शहर होता है वहां पर क्या होता है? नगर निगम होता है। कभी कभी एक शहर में दो दो नगर निगम भी हो सकते हैं। तो अभी आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे? पंचायती राज के बारे में देखेंगे। ये स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज के बारे में पूरी चीजों को समझेंगे। अगला लेक्चर जो होगा वो नगर पालिका यानी नगर निकाय से होगा। तो आप थोड़ा बहुत व्यू समझे होंगे। ये देखिए रिवीजन क्लास है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो चीजें जानने लायक है बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन शब्द यानी सबसे पहली बार प्रयोग कौन किया, ये व्यवस्था सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस किया भारत में? तो वो लॉर्ड रिपन थे। स्थानीय स्वशासन का इनको जनक कहा जाता है। कभी पूछे तो आप बताइएगा। ये लोकल गवर्नमेंट की बात सबसे पहले किसने की? तो लॉर्ड रिपन ने की। ये वायसराय थे। तो यहाँ पर रीपन है। पंचायती राज से आपको याद रखना है कि ये रीपन है, लीटन नहीं है। लीटन मार्क करेंगे वो तुरंत गलत हो जाएगा। तो रीपन याद रखिएगा। 1882 में ये संकल्प इन्होंने मतलब एक तरीके से पूरा निकाला। उन्होंने बताया कि स्थानीय स्वशासन लागू होगी। स्थानीय स्वशासन की इन्होंने बात की, लोकल गवर्नमेंट की बात की। तो अंग्रेजों ने भी बहुत सारी चीज़ों का योगदान दिया है भारत में। ऐसा नहीं है कि केवल लूटते ही रहे हैं वो।
तो पंचायती राज का संवैधानिक नींव क्या है और शुभारंभ क्या है? क्या ये शुरू में संविधान में था? बिल्कुल नहीं था। अगर होता तो 73वां अमेंडमेंट क्यों होता? तो ये शुरू में संविधान में नहीं था। हाँ, ये थी कि कमेटी बन रही थी, वो सिफारिश कर रही थी कि बिना पंचायती राज के देश उतना विकास नहीं कर पाएगा और समस्याएं बनी रहेंगी लोकल लेवल पर। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है? आर्टिकल 40। आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 40 में लिखा है कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। तो ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। तो कभी पूछे कि आर्टिकल 40 किस पर आधारित है, तो वो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, बताइएगा। उसमें ग्राम पंचायत के गठन की बात होती है। अच्छा, पहला ऐतिहासिक शुभारंभ आप कब देखते हैं? तो ये जो 3 लेयर की व्यवस्था है, जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था, अभी हम लोग आगे कमेटी के बारे में भी देखेंगे। तो पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में ये लागू हुआ। अच्छा, लागू कौन किया? वहां पर उद्घाटन इसका कौन किया 3 लेयर का? तो प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ही सबसे पहले इसका उद्घाटन किया था। 2 अक्टूबर ही क्यों चुना गया? आप समझ रहे होंगे, गांधी जयंती का दिन, क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। आर्टिकल 40 में लिखा भी गया है डीपीएसपी में। तो एक एक पॉइंट ध्यान समझिएगा, सभी से क्वेश्चन बने हैं पूरे। अगर क्लास खत्म करेंगे तो 50 क्वेश्चन इससे लगभग बन सकते हैं और पूछे भी गए हैं बार बार। अच्छा, विधायी शक्ति की अगर बात करें तो क्या ये संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है? संघ सूची पे संघ कानून बनाता है यानी केंद्र, राज्य सूची पे राज्य कानून बनाता है, समवर्ती पे दोनों बना सकते हैं। तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये किसके अंतर्गत आएगा? राज्य सूची के अंतर्गत। तो पंचायती राज का एक सिंपल सा मतलब ये है कि जो मतलब लोकल गवर्नमेंट यानी गांव लेवल पे जो भी चीजें समस्या है उसका समाधान कौन करेगा? ये पंचायती राज व्यवस्था करेगा। तो राज्य सूची के अंतर्गत ये आता है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये क्या अचानक ही आ गया? ये 73वां अमेंडमेंट ऐसे ही हो गया? तो इसमें बहुत सारे लोगों ने सिफारिश की है, उसके बाद कहीं ये सफर जाकर 73वां संविधान संशोधन पे पहुंचे। तो सबसे पहले किसने सिफारिश की थी? 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये सिफारिश की थी कि उन्होंने कहा कि पूरा ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें 3 लेयर होना चाहिए। कितना लेयर होना चाहिए? 3 लेयर। एकदम लोकल पे ग्राम पंचायत होगा, जहां पर हम लोग देखते हैं प्रधान होते हैं। उसके बाद क्या होगा? ब्लॉक समिति यानी ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति या पंचायत समिति होगी, इसको पंचायत समिति भी कहते हैं। और ऊपर क्या होगा? सबसे जिला परिषद होगा। तो ये इनके चुनाव होंगे, इनके अध्यक्ष होंगे। अब ग्राम पंचायत में हम लोग ग्राम सभा द्वारा ये चुना जाता है। अब ग्राम सभा क्या है? हम लोग जो जितने भी, जैसे एक गांव के अंतर्गत जितने भी लोग हैं वो क्या हैं? वो ग्राम सभा के सदस्य हैं, जो 18 प्लस हैं। अच्छा, वो क्या चुनेंगे? वो प्रधान चुनेंगे। ग्राम पंचायत के लिए क्या चुनेंगे? प्रधान चुनेंगे वो। तो ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा मतलब जितने भी एक गांव में सभी लोग हैं वो ग्राम सभा के सदस्य हैं, और उनके द्वारा क्या चुना जाएगा? प्रधान चुना जाएगा। यानी ग्राम पंचायत को चलाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, उसको चुना जाएगा। उसी प्रकार ब्लॉक समिति होता है, जो हम लोग बीडीसी आप नाम सुने होंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी। तो बीडीसी क्या होते हैं? वो जैसे हम लोग बीडीसी चुनेंगे और कई बीडीसी मिलकर एक अध्यक्ष चुनेंगे जो ब्लॉक पे बैठेंगे। और उसी प्रकार क्या होता है? हम लोग जिला पंचायत के सदस्य को चुनते हैं। अब वो क्या करेंगे? कई लोग मिलकर जिला परिषद का अध्यक्ष बनाएंगे। तो बहुत अंदर नहीं जाना, आप इतना समझिए, बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 लेयर की सिफारिश की थी। ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति, पंचायत समिति, और जिला लेवल पे जिला परिषद। अब जिला परिषद, बहुत सारे लोग कंफ्यूज इसमें होते हैं कि जिला परिषद का मतलब ऑलरेडी वो तो नगर पालिका के अंतर्गत आएगा, नगर निकाय में हम लोग पढ़ेंगे ना। तो ऐसा नहीं है, आप समझिए कि जो नगर निकाय है वो पूरा शहर की चीजों को देख रहा है, लेकिन एक जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट में कई गांव होंगे, हजारों गांव होंगे। तो सबका पूरा पूरा देखभाल कौन करेगा? वो जिला परिषद करेगा। जैसे एक गांव, मान लीजिए एक रोड है, वो 10 गांव से जाती है। अगर 10 गांव से जा रही तो एक गांव का मुखिया तो एक ही गांव का देख सकता है ना, लेकिन ये 10 का पूरा फंड उंड कौन रेज करेगा, कौन पहुंचाएगा? वो जिला परिषद करेगी। तो जिला परिषद पूरे गांवों के समूह को देखेगा, ऊपर सबसे वही।
लेकिन वो शहर की चीज़ों को नहीं देखेगा, जैसे नगर निकाय और नगर पालिका इन सब चीज़ों को नहीं देखेगा। जिला परिषद का काम है कि जैसे जिले के अंदर जितने भी गाँव हैं, सभी की समस्या को देखना। इसमें आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि नगर निकाय से कन्फ्यूज़ हो जाइए। अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी। अच्छा, इन्होंने 2 ही लेयर की सिफ़ारिश की। इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत नहीं होना चाहिए। इन्होंने ग्राम पंचायत को खारिज किया, कभी क्वेश्चन बन सकता है। तो इन्होंने जिला परिषद बताया, और मंडल पंचायत का मतलब हो गया कि जो पंचायत समिति होती है। उसके बाद एक समिति आई जीवी के राव समिति 1985 में। तो ये जीवी के राव समिति कौन इसका गठन किया था? तो योजना आयोग, जो प्लानिंग कमीशन, जो पंचवर्षीय योजनाएं आप सुनते हैं, जो योजना आयोग चलाता है, तो उसी ने गठन किया था जीवी के राव समिति 1985 में। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट में दिया है कि बिना जड़ की घास, यानी ये जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, यानी जो सिफारिश हो रही है, ये बिना जड़ की घास की तरह है। उसका रीजन क्या है कि इसमें नौकरशाही जो लोग हैं वो, मतलब देखिए, अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बना है, अभी सिफारिश हो रहा है, और जिसको लागू करना है वो लागू कर सकता है अपने स्टेट में। तो जहां जहां लागू हुआ वहां पर क्या हो रहा है कि जैसे आईएएस हैं या और भी जो भी नौकरशाह हैं, वो क्या कर रहे हैं कि एक तरीके से कब्जा कर रहे हैं, अपना रूल कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि, जो जीवी की राव ने कहा कि जिला स्तर पे, यानी जो जिला परिषद है वही सबसे मेन होना चाहिए। इन्होंने जिला परिषद को सबसे मेन बॉडी बताया, और उन्होंने बताया कि अगर कुछ भी गांव से संबंधित नियम कानून बनाना है तो वो जिला परिषद बनाएगा। तो इन्होंने जिला परिषद पर ज़्यादा जोर दिया, बस इतना आपको याद रखना है। बिना जड़ की घास क्यों कहा? इन्होंने कहा कि ये नौकरशाह जो हैं ये पूरा कब्जा कर ले रहे हैं, इसलिए पंचायती राज पूरी तरीके से जर्जर हो जाएगी अगर इस तरीके से होगा। इसलिए जिला परिषद में जो अध्यक्ष है वही देखे इन सभी चीज़ों को। अच्छा, पंचायती, अभी थोड़ा सा देखिए, शुरू का जो ओवरव्यू है पूरा आपको समझना है। थोड़ी बहुत कम भी समझ में आ रही है तो एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। बाकी आप एक बार क्लास कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपको पूरी चीज़ें लगभग याद हो जाएंगी। उसके बाद आता है 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति। ये सफर जो 73वां संविधान कैसे पहुंचा, मैं वो बता रहा हूँ। आपने पहले देखा बलवंत राय मेहता, फिर अशोक मेहता, फिर जीवी के राव समिति, अलग अलग सिफारिश कर रहे हैं, फिर एल.एम. सिंघवी समिति। इन्होंने क्या सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिले। अच्छा, जब कभी पूछे कि पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने की, तो एल.एम. सिंघवी समिति ने ही की थी। उसके बाद फिर आती है थुंगन समिति। इन्होंने फिर से पुनः वही सिफारिश की कि संवैधानिक दर्जा की पुनः सिफारिश की। उसके बाद फिर क्या हुआ? गाडगिल समिति। तो गाडगिल समिति ने 73वें संविधान संशोधन का मेन आधार यही बना। लेकिन कभी पूछे कि पहली बार सिफारिश किसने की कि संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए इसको, ताकि सब लोग सही से उसका नियम कानून का पालन करें, तो वो एल.एम. सिंघवी समिति ने कहा था। जबकि मेन आधार कौन बना, वो बाद में पूरा 73वें संविधान संशोधन का जो भी ढांचा है, क्या क्या उसमें होना चाहिए, पूरा कौन तैयार किया, तो वो गाडगिल समिति ने तैयार किया था 73वें संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, 1993 में लागू होता है। तो 73वां संविधान संशोधन का हम लोग सफर यहाँ तक देखें। अब यहाँ पर कब लागू हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो जाता है। कि मतलब जहाँ पर हर स्टेट में क्या होंगी, पंचायती राज व्यवस्थाएं होंगी। अब कुछ इसमें 3-4 एक्सेप्शन भी हैं, कभी पूछा भी जा सकता है, वो भी आर्टिकल में हम लोग देखेंगे। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। कब से ये शुरुआत हुआ? 2010 से शुरुआत हुआ। तो 1992 में पंचायत 73वां संविधान संशोधन हो रहा है, और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो जाता है पूरे देश में। कुछ स्टेट एक्सेप्शन है, वो अभी देख लेंगे हम लोग। संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये कहाँ पर संविधान में रखा गया, तो भाग 9 में रखा गया। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। कुल कितने अनुच्छेद हैं इसमें? तो कुल 16 अनुच्छेद हैं। एक तो 243 हो गया, और उसके बाद ए से लेकर ओ तक देखेंगे तो 15 ये हो गया, तो 15 एक 16 अनुच्छेद हैं इसमें। अब आपको एक डाउट आना चाहिए कि 243 आर्टिकल तो पहले संविधान में ऑलरेडी 395 अनुच्छेद हैं, तो क्या 243 उसमें नहीं होगा? कि ये बोला जा रहा है कि 73वें संविधान संशोधन में 243 से लेकर 243 ओ तक जुड़ा, यानी 243 भी जुड़ा है।
तो समस्या ये है कि इसमें ऑलरेडी पहले भी कुछ चीजें हुई हैं, वो चीज जब आप नहीं समझेंगे तो आपको डाउट आएगा। देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो इसमें 395 अनुच्छेद थे, उस समय 243 भी था। उसके बाद क्या हुआ, 1956 में ये 243 हट गया और भाग 9 भी हट गया। तो ये समझिए कि 1956 में 243 संविधान से गायब हो गया और भाग 9 भी गायब हो गया। अब ये गायब था, फिर 73वां जब होता है तो वहीं पर लाकर इसको रख दिया जाता है, 243 से शुरू होकर और भाग 9। तो ये सब क्यों हुआ, क्यों हटाया गया, वो हम डिटेल में देखेंगे, अभी उतना जानना जरूरी नहीं। ये समझिए कि कभी ये डाउट मत करिएगा कि 243 है कि नहीं, 243 भी 73वें में ही जुड़ा है क्योंकि हट गया था पहले। अब 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है इसमें। अच्छा, 11वीं अनुसूची में विषय कितने हैं, 29 विषय हैं। पंचायत से संबंधित सभी विषय हैं कि सड़क कैसा होगा, सड़क से समस्याओं को कौन देखेगा, पानी से समस्या, कृषि की समस्या, तो सब 29 विषय इसमें टोटल दिए गए। कैसे याद रखना है, तो 2 9 11, तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, इसका जोड़ कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, तो ऐसे आपको याद रखना है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल की हम लोग शुरुआत करते हैं 243 से लेकर 243 ओ अल्फाबेट से याद करेंगे। आप ध्यान से चीजों को देखिएगा। तो सबसे पहले आ रही है 243। तो 243 में क्या है, परिभाषाएं। अब कोई भी चीज शुरू होगा तो सबसे पहले तो परिभाषा, डिफिनेशन तो दिया ही जाएगा ना कि क्या क्या चीजें हैं, पंचायती राज है क्या, पंचायती राज में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो 243 में क्या है, परिभाषा है, पूरा बताया गया है उसमें पंचायत के बारे में। तो 243 में विभिन्न पदों की परिभाषा दी गई कि पंचायत में कौन कौन पद होंगे, ब्लॉक पे कौन होगा, गांव पे कौन होगा, जिला में कौन होगा, तो सभी परिभाषाएं 243 में है। 243 ए का मतलब असेंबली, आपको अल्फाबेट से याद रखना है, ध्यान से समझिएगा। ए का मतलब असेंबली, असेंबली मतलब गठन, यानी ग्राम सभा का गठन का बात हो रहा है। अब ग्राम सभा क्या है, मैंने पहले भी बताया कि ग्राम सभा का मतलब जैसे एक गांव में आप सभी जितने भी मेंबर हैं जो 18 प्लस के हैं, एक गांव में जितने मेंबर हैं जो 18 प्लस के हैं वो ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। और वे क्या करेंगे, ग्राम पंचायत का जब चुनाव होगा तो वहां पर एक व्यक्ति को चुनेंगे जो मुखिया होगा या प्रधान होगा। तो ग्राम सभा का मतलब समझ रहे हैं ना, जितने भी सदस्य होते हैं वो 1000 भी हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, जितनी भी संख्या होगी पूरे गांव में लोगों की जो 18 प्लस हैं जो वोट करेंगे। तो 243 से असेंबली की बात करता है, ग्राम सभा का गठन का बात करता है। ए से आपको असेंबली याद रखना है जो ग्राम सभा का प्रतीक है। 243 बी, बी से आपको क्या रखना है, बी से मतलब बिल्ड या बनाना, बनाना माने केला मत याद रखिएगा, ये तो केला आपको बनाना हिंदी वाला याद रखना है। क्या है, बनाना, बी माने बनाना, क्या बनाना है, पंचायत का गठन करना है, पंचायत को बनाना है। तो अभी हमने क्या देखा, ग्राम सभा देखा, ये में असेंबली देखा। अब जो असेंबली में हजारों लोग हैं, हम जैसे लोग जो चुनाव में वोट देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को चुनेंगे। तो वो ग्राम पंचायत लेवल पे चुनेंगे, क्षेत्र पंचायत को मतलब वो ब्लॉक स्तर पे चुनेंगे जिसको हम पंचायत समिति कहते हैं, और वो जिला पंचायत के सदस्यों को चुनेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जिला पंचायत के हम लोग सदस्य को चुनेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो सदस्य हैं, जैसे हम लोग क्या किए, जिला पंचायत के सदस्य को चुने, और सदस्य फिर क्या करेगा, वो एक अध्यक्ष चुनेगा कई सदस्य मिलकर। इसी प्रकार हम लोग बीडी से चुनेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के लोगों को, वो क्या करेगा, एक अध्यक्ष चुनेगा जो क्षेत्र पंचायत में बैठेंगे। और हम लोग जो गांव वाले में चुनते हैं वो डायरेक्ट चुनते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यूपी बिहार में हमने देखा होगा कि हम लोग डायरेक्ट मुखिया को चुनते हैं, प्रधान को चुनते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो अध्यक्ष चुने जा रहे हैं वो इनडायरेक्ट है, बीच में कोई ना कोई यहाँ पर व्यक्ति है। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, यहाँ पर भी अप्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, यानी डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा। 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में मध्यमवर्ती स्तर जरूरी नहीं है। तो ये भी प्रावधान किया गया है कि जहां की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है तो वहां पर ब्लॉक लेवल नहीं आएगा, जिला पंचायत होगा और ग्राम पंचायत होगा।
तो पंचायतों का गठन अब समझिए, जिला पंचायत जो सदस्य हैं वो क्या बनाएंगे, वो किस लेवल पर होंगे, जिला परिषद लेवल पर होंगे। क्षेत्र पंचायत के सदस्य किस लेवल पर होंगे, ब्लॉक लेवल पर होंगे। ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम लेवल पर होंगे। तो ये त्रिस्तरीय प्रणाली का निर्माण यही टोटल है। कभी पूछे त्रिस्तरीय प्रणाली का है तो यही है जो पंचायती राज में है। अच्छा, और सी से क्या याद रखना है, तो सी से कंपोजिशन या कंस्ट्रक्शन याद रखना है, यानी पंचायत की संरचना। सी से संरचना डायरेक्ट याद हिंदी में रख सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन भी समझ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना ही होता है। तो यानी पंचायतों की संरचना क्या होगी, अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव जो मैंने अभी बताया आपको। संरचना क्या होगी और चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे सदस्यों को चुना जाएगा। तो सी से क्या रखना है, संरचना पंचायत की। डी, डी से क्या रखना है, डिप्रेस्ड क्लास या डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब आरक्षण मिलेगा। क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। डी माने डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब आरक्षण मिलेगा। किसको आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को 1/3 मिलेगा, जो अब जाकर 50% हो गया है ज्यादातर स्टेट में। और SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। तो महिलाओं के लिए 33% संविधान में प्रावधान किया गया है, और SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। तो डी का मतलब डिप्रेस्ड क्लास या डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब आरक्षण देना है। अभी एक बार मैं पूरा रिवाइज भी कराऊंगा। ई का मतलब एक्सपायरी। एक्सपायरी का मतलब कार्यकाल की बात हो रही है यहाँ पर, कितने, जैसे कोई भी सदस्य चुना गया तो वो कब, उसका टाइम पीरियड कितना है कि कितने समय तक रहेगा, तो वो 5 सालों तक रहेगा। तो ई का मतलब एक्सपायरी की बात हो रही है, यानी टाइम की बात हो रही है, यानी कार्यकाल की बात हो रही है। कार्यकाल कितना होता है पंचायतों का, 5 वर्ष का होता है। उसके बाद फिर आएगा यफ। यफ में क्या है, फेल या फ्रॉड की बात हो रही है। तो सदस्यता के लिए अयोग्यता की बात हो रही है, यानी डिस्क्वालिफिकेशन की। ऐसे 243 में लिखा है कि आप फेल हो जाएंगे, अगर आप की आयु 20 वर्ष है तो आप फेल हो जाएंगे, आप वहां पर चुनाव नहीं लड़ सकते। ये सदस्यों के लिए अयोग्यता है। जो सदस्य चुनाव लड़ रहा है, जो वोट दे रहा है, उसके लिए तो 18 पहले 18+ है, वो तो आपको पता ही होगा। तो जो सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए अयोग्यता क्या है, यानी एफ 243 एफ से क्या रखना है, फेल के बारे में बात कर रहा है, यानी सदस्यों के लिए डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, यानी फेल कैसे होंगे। तो इसमें लिखा गया है कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ये 25 नहीं है, याद रखिएगा। यानी पंचायत के सदस्यों, जो ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति हो, जिला परिषद, उसमें 21 वर्ष उनका मानक रखा गया है कि आप 21 वर्ष के हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद जी आता है। जी से जीनियस याद रखना है, या यहाँ पर आप गन याद रख सकते हैं, गन पावर। आपके पास शक्ति की बात, यानी पंचायत की शक्तियां क्या क्या है, उनका कार्य क्या क्या है। तो 11वीं अनुसूची में बताया गया है टोटल 29 विषय पर पंचायत काम करता है। तो इसमें जी का मतलब आपको याद रखना है, जी का मतलब गन पावर या जीनियस, यानी शक्ति के बारे में बात हो रही है, पावर के बारे में बात हो रही है। तो जी से जीनियस या पावर, गन पावर से याद रख सकते हैं, शक्ति के बारे में बात हो रही है। यप से फेल के बारे में बात हो रही है, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात हो रही है। यच, यच में क्या है, हाई टैक्स है। आप ध्यान से सुनिए, सब चीज आपको याद होगा, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तब आपको याद आएगा। यच में क्या है, हाई टैक्स है। यच में क्या है, हाई टैक्स है। यहाँ पर देखिए टैक्स से संबंधित इमेज ध्यान से देखिए, यहाँ पर यच लिखा हुआ है, यहाँ पर पैसा बना, यानी टैक्स की बात हो रही है। तो टैक्स लगाने की शक्ति किसके पास है, पंचायत के पास है। पंचायतों को कर, शुल्क, टोल, फीस लगाने, वसूलने और विनियोजित करने की शक्ति देता है 243 का यच। यच कहता है कि पंचायत टैक्स लगा सकता है, या कर कोई भी लगा सकता है। तो यच से हाई टैक्स की बात हो रही है। आई, आई का मतलब इनकम। अब इनकम की बात हो रही है तो यहाँ पर वित्त आयोग के गठन की बात हो रही है। तो आई से क्या रखना है, आई मतलब इनकम। इनकम का मतलब 243 आई में लिखा हुआ है कि राज्य वित्त आयोग का गठन के बारे में बात करता है, यानी राज्यपाल के द्वारा हर 5 साल में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, राज्य वित्त आयोग। तो हर 5 साल में कौन गठन करेगा, तो राज्यपाल करेंगे। क्या करेंगे, राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। ये करेगा क्या, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। तो आई मतलब इनकम से आपको याद रखना है, एच में हाई टैक्स से याद रखना है। जे, जे से आप डायरेक्ट याद रखिए, जांच से संबंधित है। जे मतलब जज से संबंधित है।
जज करना या जांच करना, एक शब्द याद रखिए, जांच करना है। जे में क्या है, जांच करना है। तो पंचायतों के जो खातों की ऑडिट करना, जांच करना कि पैसा सही जगह खर्चा हुआ कि नहीं हुआ। तो पंचायतों के आय और व्यय के खातों की लेखा परीक्षा या ऑडिट करना। तो जे से क्या याद रखना है, जांच याद रखना है। के से क्या याद रखना है, कौन जीतेगा इलेक्शन, कौन चुनाव कराएगा। कौन जीतेगा, के मतलब कौन जीतेगा इलेक्शन, के मतलब कौन चुनाव कराएगा। तो यहाँ राज्य चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है के में। तो पंचायतों के चुनाव का संचालन, निर्देशन, नियंत्रण कौन करेगा, राज्य चुनाव आयोग करेगा। तो 243 में के में क्या लिखा है, कौन जीतेगा इलेक्शन, वो कौन बताएगा, चुनाव आयोग बताएगा। कौन चुनाव कराएगा, चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। तो कैसे याद रखना है, के से क्वेश्चन करना है कि कौन जीतेगा, तो वो कौन बताएगा, चुनाव आयोग, यानी राज्य चुनाव आयोग के बारे में बात इसमें हो रही है के में। यल, यल में क्या है, लागू की बात कर रहा है, लोकल यूटी में चीजों को लागू करना। तो केंद्र शासित प्रदेशों पर ये लागू करने की बात कर रहा है पंचायती राज व्यवस्था। तो यल में क्या है, कहाँ पर लागू करेगा, यल मतलब लागू करना, कहाँ पर लागू करने, पूरे स्टेट में तो वो लागू हो ही रहा है। तो यूटी में बात अब होगी, तो यल कहाँ से लागू होगा, लोकल यूटी केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू करने की बात कर रहा है 243 का यल। यम, यम में क्या है, यम में मेघालय, मिजोरम, ये सब छूट वाले एरिया में है। उसके बाद नागालैंड भी है। तो यहाँ पर देखेंगे ये मेघालय, ये नागालैंड और ये मिजोरम। और उसके बाद दिल्ली, दिल्ली में तो गांव बचे ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं लागू किया गया। और मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में जो आदिवासी समुदाय हैं वहाँ पर, वो पहले से ही एक व्यवस्था परंपराओं से चला रहे हैं लोकल गवर्नमेंट की, कि समस्या का समाधान वहाँ लोकल बॉडी कर रही है। कुछ कमेटी पहले से बनाई गई वहाँ पर, मतलब आपस में ही बना लिए हैं। तो वहाँ पर सरकार ने इसलिए लागू नहीं किया कि आपस में एक तरीके से भिड़ंत होगी, मतभेद होगा, क्योंकि दो दो तरीका हो जाएगा। तो वहां पर पहले से ही आदिवासी का कुछ व्यवस्था है जो लोकल गवर्नमेंट के रूप में काम करता है, तो इसलिए वहां पर नहीं लागू किया गया। एक मेघालय है, ऐसे त्रिभुज से याद रखिएगा, एक नागालैंड है, एक मेघालय है और एक मिजोरम है। ये त्रिपुरा नहीं है, ये मणिपुर नहीं है। तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो इसमें नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली, ये लागू इन पर नहीं होता, ये चारों छूट में है। तो यम से क्या बोलना है कि मना है, किस पर मना है, 3 स्टेट और एक यूटी पे मना है। यन, यन में क्या है, निरंतरता बने रहना, यानी मौजूदा कानून का निरंतरता बने रहना। जैसे कोई कानून चल रहा है और कोई मान लीजिए बीच में नया लागू हो गया, तो पुराना कानून 1 वर्ष तक वो क्या रहेगा, मान्य रहेगा। तो पुराना कानून क्या होगा, 1 वर्ष तक निरंतर चलता रहेगा, उसके बाद नया कानून लागू होगा। ऐसा नहीं कि बीच में ही आप नए कानून को ला दे रहे हैं। तो यन का मतलब निरंतर याद रखना है आपको। इस भाग के लागू होने से पहले के कानून अधिकतम 1 वर्ष तक बने रहेंगे। यन के बाद ओ की बात हो गई, लास्ट है ये। वो मतलब आउट ऑफ कोर्ट की बात करता है, चुनावी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है। चुनावी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप, यानी आउट ऑफ कोर्ट। ओ से क्या रखना है, आउट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे वो सीट की बात हो, चाहे वो परिसीमन की बात हो। तो सीट या परिसीमन के आवंटन से संबंधित कोई भी चुनावी मामला हो, वो वहां पर न्यायालय में आप नहीं जा सकते। तो बस इतना ही था, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, देखिए आपको याद आ रहा है कि नहीं। मैंने बताया 243 में परिभाषा है, अब सब याद आएगा आपको अगर आप क्लास यहाँ तक बने हैं तो। ए में क्या था, असेंबली थी, यानी हमने कहा कि ग्राम सभा में जैसे हम सब लोग क्या हैं, ग्राम सभा के सदस्य हैं, चाहे 1000 लोग हो चाहे 2000 लोग हो। फिर क्या था, बी था, बी से बनाना, बिल्ड करना था, पंचायत के गठन की बात हो रही थी, क्या बनाना है, पंचायत बनाना है 3 लेयर पर। फिर सी से संरचना की बात हो रही थी, कंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, कंपोजिशन की बात हो रही थी। तो पंचायतों की संरचना क्या क्या होगी और अध्यक्ष और वो सब कैसे चुने जाएंगे। डी में क्या था, डी में डिप्रेस्ड क्लास की बात हो रही थी, तो सीटों के आरक्षण की बात हो रही है, डिस्काउंट की बात हो रही है, 1/3 महिलाओं को दिया जाएगा और SC ST को जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। ई में क्या था, एक्सपायरी की बात हो रही थी, कार्यकाल की बात हो रही थी, पंचायत की अवधि 5 साल होती है। एफ में क्या था, फेल की बात कर रहा था, यानी इस
अगर 21 वर्ष से कम है तो आप फेल हो जाएंगे, सदस्य के लिए अयोग्य हो जाएंगे। 21 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, 25 यहाँ नहीं है, याद रखिएगा। आपको चुनाव लड़ना है पंचायत में तो आपको 21 होना ही पड़ेगा, प्रधान का चुनाव लड़ना है अगर। जी, जी से क्या है, गन पावर मैंने बताया था, शक्ति के बारे में बात कर रहा है, पावर मतलब शक्ति, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी के बाद यच में हाई टैक्स की बात कर रहा है, पंचायत टैक्स लगा सकता है, उसके पास शक्ति है। आई क्या था, इनकम की बात कर रहा था, राज्य वित्त आयोग, यानी इनकम से क्या रखना था, राज्य वित्त आयोग का गठन होगा, कौन करेगा, तो राज्यपाल करेंगे। उसके बाद जे में क्या था, जांच था, खातों को ऑडिट करना यानी जांच करना, लेखा जोखा करना कि पंचायती राज में जो पैसा आया वो सही से यूज हुआ कि नहीं हुआ। के क्या था, कौन लड़ेगा भाई चुनाव, तो आपको क्या बताना है, कौन लड़ेगा चुनाव, कौन जीतेगा चुनाव, ये कौन बताएगा। तो पंचायतों के लिए चुनाव कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग की बात किसमें हो रही है, या पंचायतों के लिए चुनाव या राज्य चुनाव आयोग की बात 243 के में होती है। कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा चुनाव, ये प्रश्न आप किससे पूछेंगे, जो काउंट कर रहा है राज्य चुनाव आयोग बताएगा। यल में क्या है, लागू करना, केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना। पुराने 213 यल के बाद यम नहीं है, यम यहाँ पर है, कुछ क्षेत्रों में लागू न होना, मना किया गया था, यम मतलब मना करना। कहाँ कहाँ मना किया है, एक तो मेघालय किया है, एक मिजोरम किया है, और एक नागालैंड किया है। त्रिपुरा नहीं होगा, और यहाँ पर मणिपुर नहीं होगा। तो ये तीनों त्रिभुज से आपको याद रखना है। यन में क्या था, पुराने कानूनों का जहाँ निरंतरता की बात हो रही थी, 1 साल तक पुराने कानून बने रहेंगे। वो इसमें नहीं दिया गया है, वो आउट ऑफ कोर्ट की बात करता है कि वो न्यायालय में नहीं जाएगा। अब परीक्षा के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे चुनाव प्रणाली, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। मैंने बताया कि ग्राम स्तर पे हम लोग डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुन लेते हैं प्रधान को, लेकिन हम लोग ब्लॉक के अध्यक्ष को, जिला के अध्यक्ष को प्रत्यक्ष नहीं चुन पाते। हम ब्लॉक स्तर पे क्या करते हैं, बीडीसी चुनते हैं, बीडीसी जाकर अध्यक्ष चुनता है, कई बीडीसी मिलकर। और वही हम जिला स्तर पे जिला पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं, वो जिला अध्यक्ष पान में चुन लेते हैं। तो दो क्या है, ये 2 लेयर पे अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष हम लोग प्रधान चुन ले रहे हैं। तो ग्राम पंचायत मुखिया का चुनाव राज्य विधानमंडल के द्वारा तय हुआ था, तय किया जाता है, नहीं राज्य विधानमंडल का मतलब हो गया कि राज्य कराता है चुनाव। चुनाव की आयु क्या है, न तो 18 होगी न तो 25 होगी, 18 वोट देने की है। आपको चुनाव लड़ना है तो आपको 21 होना चाहिए, न 25 भी नहीं होना चाहिए। 21 से ज्यादा चलिए, मिनिमम क्या है, आपको 21 तो होना चाहिए, वोट देने के लिए 18 चाहिए। अच्छा, भंग हो सकता है कि नहीं, चुनाव जैसे 5 साल का टाइम पीरियड है, तो भंग हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। आपको याद भी होगा एक्सपायरी की बात किस में हुई थी, 5वें में। तो हमेशा जब भी ऑप्शन देखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ABCD में देखिएगा, क ख में देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ई में क्या था, एक्सपायरी, उसमें कार्यकाल की बात हुई थी। तो भंग होने पर चुनाव और कार्यकाल 6 महीने के भीतर आपको चुनाव कराना होगा। तो पंचायत 5 साल से पहले अगर भंग होती है तो 6 महीने के भीतर चुनाव अनिवार्य है, नई पंचायत शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। यानी जो 5 साल में बचा टाइम पीरियड है वो नई पंचायत क्या करेगी, वहां शेष अवधि के लिए काम करेगी। मान लीजिए 2 साल में भंग हो गई तो 3 साल के लिए नई पंचायत काम करेगी। महिलाओं के आरक्षण की बात करें, 33% संविधान में लिखा है, लेकिन इस समय क्या है कि ये 50% हर राज्य में लगभग लागू हो गया है। ये राज्य अपने से लागू कर रहे हैं। पहला राज्य कौन है जिसने 50% लागू किया महिलाओं के लिए, तो ये बिहार 2006 में पहला राज्य था जिसने 50% ये कर दिया। अब 21 से ज्यादा राज्यों में 50% ही है, लेकिन संविधान में कितना लिखा हुआ है, 33%। तो वो राज्य का जो अधिकार है वहां पर वो काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ चीजें अनिवार्य है करना, कुछ चीजें स्वैच्छिक हैं, राज्य सरकार की मर्जी पर निर्भर है। अनिवार्य क्या है, जो संविधान में एकदम बाध्यकारी है, मैंडेट है। त्रिस्तरीय व्यवस्था, 20 लाख से कम है तो द्विस्तरीय बीच वाला हट जाएगा। 5 साल का कार्यकाल, चुनाव आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन। अब वित्त आयोग को फाइनेंस याद आ रहा है कि नहीं, आई है, चुनाव की बात आ रही है। चुनाव आयोग किस में होगा, ए में होगा। एक्सपायरी का कार्यकाल ई में होगा। महिलाओं और SC ST डी में था। तो ये सब क्या है, बाध्यकारी हैं, और ये बाध्यकारी नहीं, वो सरकार अपनी मर्जी से कर सकती है। राज्य सरकार OBC को आरक्षण दे सकती है, MP MLA की सदस्यता
के बारे में बात कर सकती है कि उनके अंदर में कुछ पंचायत समितियां आएंगी नहीं आएंगी, वित्तीय शक्तियां देना, कर लगाने की शक्ति देना, ये सब मर्जी पर निर्भर है। वो राज्य सरकार चाहे दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती। तो बस इतना ही इसमें था। एक बार इसको पीपीटी से रिवाइज कर लीजिएगा जाकर टेलीग्राम पे डाउनलोड करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।